Bismillahirrahmanirrahim. Last topic of our cell biology discussion is about introduction of replication, transcription, and translation. In this video, we'll try to cover these three topics as well as their introduction. जो हेडर स्लाइड आपको नजर आ रही है इसमें सेंट्रल डॉगमा और डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेसेस शोन है। डीएनए रेप्लिकेशन जब डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है बिफोर सेल डिवीजन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इसके बाद जो एक्सप्रेशन है डीएनए का इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, एंड सेकंड स्टेप इज ट्रांसलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट्स कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा क्योंकि ये सेंट्रल यूनिक डॉगमेटिक की प्रोसेस है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया से लेकर मैमल्स तक प्रेजेंट है। एज फार एज रेप्लिकेशन इज कंसर्न तो हम प्रोकैरियोटिक प्रोसेसेस को एज अ मॉडल डिस्कस करेंगे और फिर साथ साथ यूकैरियोट्स के साथ उनका डिफरेंस नोट कर लेंगे। बस प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन यूजुअली एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन। जैसे आपको नजर आ रहा है रेप्लिकेशन ब्लू कलर के पेरेंटल स्ट्रैंड में रेड कलर के डॉटर स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। लेकिन यूकैरियोट में चूंकि डीएनए की अमाउंट ज्यादा होती है, दे मे हैव मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स, और अल्टीमेटली जब कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है तो दो डॉटर मॉलिक्यूल जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, डॉटर स्ट्रैंड्स, एक डीएनए मॉलिक्यूल दो डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो कर रही होती है। रेप्लिकेशन के डिफरेंट एंजाइम्स है, लेकिन मेजर एंजाइम जो रेप्लिकेशन के लिए यूकैरियोट्स में भी है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसके मल्टीपल सब यूनिट्स हैं, मल्टीपल पोर्शंस हैं। कुछ क्लैंप लोडर है, कुछ पॉलीमरेज एक्टिविटी रखते हैं, कुछ जो है वो आपके लिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग प्रूफ रीडिंग प्रोसीजर, और कुछ लिंकर या प्रोसेसिव जो उसके पोर्शंस हैं वो शोन है डीएनए पॉलीमरेज 3 के। इकोलाई को एज अ मॉडल डिस्कस किया गया, और इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3 व्हिच इज 10 टाइम लार्जर and far more complex in structure as compared to other enzymes of DNA having DNA polymerase activity. This enzyme is a dimer. It is having two subunits, one acting on one template or parental strand, other on the second, and it can add 1,000 nucleotides per second according to your previous textbooks. And in case of prokaryotic, you can find they are having circular DNA. तो उनमें circular DNA के अंदर replication origin, replication bubble इस तरह से एक point पे बनेगी और फिर expand करते हुए सारे का सारा जो DNA वो replicate होके दो molecules बना देगी। DNA polymerase जो कि हीरो है स्टोरी का, तो उसकी कुछ limitations भी हैं, कुछ नखरे हैं यहाँ पे। Number 1, DNA polymerase cannot add new nucleotides initially. It cannot initiate the process. And number 2, it can add nucleotides only in one direction in the already elongating strand or with the primer, कि ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को सिर्फ 3 प्राइम एंड पे ही ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। As in this diagram you can see, first of all, a double-stranded DNA is unzipped with the activity of helicase, और इसमें एक 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड नजर आ रहा होगा आपको, एक 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड नजर आ रहा होगा। क्योंकि डीएनए दोनों एंटी पैरेलल हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी भी सिर्फ 3 प्राइम एंड की तरफ है, न्यू स्ट्रैंड पे, लीडिंग स्ट्रैंड हो या लैगिंग हो, वो 3 प्राइम की तरफ ही एक्सटेंड हो रहा होगा खुद। इस वजह से दोनों स्ट्रैंड आप देख रहे हैं ऑपोजिट कॉपी हो रहे होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क और लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। प्रोसेस नोट करते हुए सबसे पहले आप बताएंगे हेलिकेज की एक्टिविटी, दैट इट कॉजेज अनजिपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। पेरेंटल स्ट्रैंड में एक 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड शो हो जाएगा और एक 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड शो हो जाएगा। अब जब सबसे पहले डीएनए एक्टिविटी स्टार्ट होनी है तो सबसे पहले आके यहाँ पे प्राइमर लगेगा एट वन एंड, प्राइमर इज एडेड, और प्राइमर ऐड करने के लिए आता है आरएनए प्राइमेज, जो एक स्ट्रैंड पे सिर्फ एक ही दफा लगाएगा, जबकि ऑपोजिट स्ट्रैंड पे बार बार प्राइमर लगाना पड़ता है क्योंकि वहां पे फ्रेगमेंट्स की फॉर्मिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज जब यहाँ पे प्राइमर सीक्वेंस सेट कर जाता है तो प्राइमर सीक्वेंस को इलोंगेट करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का फर्स्ट सब यूनिट।
क्योंकि उसका पेरेंटल स्ट्रैंड का अगर 3 प्राइम था तो डॉटर स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम एंड होगा जिस साइड पे प्राइमर लगा है, और वो एक्सटेंशन सीधी टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क होती रहेगी और उसे आगे से आगे चांस मिलता जाएगा। बट इन केस ऑफ द अदर स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड, वो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क कॉपी नहीं हो सकता क्योंकि पेरेंटल 5 प्राइम था यहाँ पे, डॉटर का 5 प्राइम इस तरफ होगा और ये 3 प्राइम होगा। ये स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द फॉर्क कॉपी होता है because DNA polymerase 3 can add new nucleotides only and only at 3 prime end. So क्या होता है कि second subunit of DNA polymerase 3 जब ये इस साइड पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए आता है तो यहाँ पे भी पहले प्राइमेज एक्ट करता है, प्राइमर लगाता है, वो एक फ्रेगमेंट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइमर पहले सेट हुआ इस जगह पे, उस फ्रेगमेंट को इलोंगेट किया यहाँ तक, आगे डीएनए का दूसरा सब यूनिट या नेक्स्ट पार्ट कॉपी हो रहा है, इधर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ तक कॉपी कर जाएगा उसको वापस इधर जंप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनजिपिंग इस साइड पे हो रही है जबकि उसकी रेप्लिकेशन दूसरी साइड पे चल रही है, ऑपोजिट साइड पे, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। इस बार बार जंपिंग की वजह से यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अल्टीमेटली इन फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, बाइंड करने के लिए आता है डीएनए लाइगेज, जो कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज बिल्ड करके इनको सील करेगा। और जो प्राइमर यहाँ पे अटैच होते हैं वो प्राइमर होते हैं आरएनए प्राइमेज की वजह से आरएनए टाइप के, उनको रिप्लेस करने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। जबकि डीएनए पॉलीमरेज 2 रेप्लिकेशन प्रोसेस में कोई रोल प्ले नहीं करता अदर देन रेप्लिकेशन। अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो डीएनए पॉलीमरेज 2 उसमें रोल प्ले करेगा। और इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ भी वेरी करती है, प्रोकैरियोट के अंदर 1000 से 2000 जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ के होते हैं। अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की रेप्लिकेशन को आप कंपेयर करें तो प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में जबकि यूकैरियोट की रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रही होगी। प्रोकैरियोट की साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा कि उसमें एक ही रीजन बनता है, अभी देखा, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल। टाइम भी प्रोकैरियोट में कॉन्टिन्यूसली चूंकि सेल डिवीजन चलती रहती है तो ये प्रोसेस भी होता रहता है। यूकैरियोट में सिर्फ ये एस फेज के दौरान होगा। सर्कुलर डीएनए बनेगा, इधर लीनियर डीएनए, क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है। अमाउंट ऑफ डीएनए इधर प्रोकैरियोट में कम है, इधर 50 टाइम्स ग्रेटर है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ का भी डिफरेंस आपने पढ़ा। और यहाँ पे मेजर एंजाइम है 3 पॉलीमरेज 3 एंड 1, इधर अल्फा, इसके अलावा सिग्मा और एप्सिलॉन, ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के अंदर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। डीएनए गायरेज जो कि टार्क का इफेक्ट खत्म करता है, क्वाइलिंग को खत्म करता है और डीएनए को लेडर फॉर्म में लेके आता है, ये प्रोकैरियोट में रिक्वायर्ड है, यूकैरियोट में नहीं। स्पीड हमने देख ली कि इधर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, इसीलिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट बेस लेंथ, और उधर स्पीड कम है, 100 न्यूक्लियोटाइड्स टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड, और यही फ्रेगमेंट की लेंथ। ये लेफ्ट साइड पे प्रोकैरियोटिक सेगमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कॉपी होता हुआ, इसमें एक ही ओरिजिन है और सर्कुलर डीएनए कॉपी हो रहा है। ये मल्टीपल ओरिजिन के साथ यूकैरियोटिक डीएनए कॉपी हो रहा है यहाँ पे। सो दैट वाज अबाउट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे एक एनिमेशन भी देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक पे बाद में मूव करेंगे। इट्स द रेप्लिकेशन प्रोसेस शोन हियर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को हम मेनली नोट करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके बाइंड करेगा डीएनए हेलिकेज, वो अनवाइंडिंग कॉज करता है। प्रोकैरियोट में एक गायरेज एंजाइम भी होता है जो पहले इसको लेडर फॉर्म में लेके आता है। वैसे ही प्रोकैरियोटिक टाइप की सिंपलीफाइड शोन है उसको। और ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने एक मेन फीचर ये देखना है, जब न्यूक्लियोटाइड्स न्यू आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, और नए न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा 3 प्राइम एंड पे ऐड हो रहे होंगे। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स दे आर एडेड एट 3 प्राइम एंड रादर देन एट 5 प्राइम एंड। इसको दोबारा से देखिए, ये देखिए, जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है ऑलरेडी एक्सटेंडेड डीएनए के साथ, ये आके ऐड हो रहा होगा एट 3 प्राइम एंड ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड, और जब आता है उसके साथ 3 फॉस्फेट्स है, लेकिन यहाँ पे जब उसका रिएक्शन होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो ये फिर से 3 प्राइम एंड एक्सपोज है, 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। इस तरह से एक्सटेंशन हमेशा 5 to 3 चलती रहेगी। सबसे पहले आरएनए प्राइमेज वो प्राइमर सीक्वेंस सेट करता है, आरएनए प्राइमर लगाएगा, और आरएनए प्राइमर के साथ ऊपर एक्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 फर्स्ट सब यूनिट।
लीडिंग स्ट्रैंड पे जहां पे हेलिकेज एक्ट कर रहा है उस तरफ, ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क एक्सटेंशन होती रहेगी और ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है इट इज रेफर्ड एज लीडिंग, ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। जबकि दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से कॉपी नहीं हो सकता टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, उसकी रेप्लिकेशन अवे फ्रॉम द फॉर्क होती है। ये लीडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज बीइंग रेप्लिकेटेड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। जबकि सेकंड जो स्ट्रैंड है हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड, इट इज रेप्लिकेटेड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये देखिए इसमें भी बार बार आके आरएनए प्राइमेज लगता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये जो भी आके बाइंड की है ये एक्सटेंड करवाएगा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। जब एक फ्रेगमेंट कंस्ट्रक्ट हो गया तब तक हेलिकेज आगे जा चुका है, इसको फिर से जंप करना पड़ेगा बैक टू द रेप्लिकेशन फॉर्क और फिर से एक फ्रेगमेंट कंस्ट्रक्ट होगा। बार बार ऐसे कंस्ट्रक्शन की वजह से जो फ्रेगमेंट इधर जनरेट हो रहे होते हैं, दीज फ्रेगमेंट्स दे आर रेफर्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को ये डीएनए लाइगेज आके हील कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है आपस में, उनको बाइंड करवाता है और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट वे में कॉपी होते रहते हैं। The next point which we are going to discuss over here is about central dogma। जैसा कि पहले भी हमने बताया, it's a two-step process in which DNA is converted into RNA in the first step, और second step क्या है central dogma का, इसमें RNA की information को आपके लिए ट्रांसलेट कर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और सेंट्रल डॉगमा में हम सबसे पहले ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर गिवन है, इसको देख लेते हैं कि ट्रांसफर आरएनए हमारे पास जो ट्रांसलेशन में अल्टीमेटली रोल प्ले करेगा, ये क्लवर लीफ मॉडल है ट्रांसफर आरएनए का, जिसके 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड ने अटैच होना होता है विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 प्राइम एंड फ्री होता है और 5 प्राइम एंड पे जो लूप बनता है इसे डी आर्म कहते हैं। ये ट्रांसलेशन के दौरान रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेटिंग एंजाइम को, जबकि 3 प्राइम एंड पे जो आर्म है इसे टी आर्म का नाम दिया जाता है, इट्स राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। जबकि इस अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म के ऑपोजिट साइड पे एंटीकोडॉन लूप होता है ट्रांसफर आरएनए में, जो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। बाकी आरएनएस भी ट्रांसलेशन में असिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसफर आरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को अटैच करके राइबोसोम्स तक ट्रांसफर करना, वहां तक लेके जाना। पहले हम ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए की फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी जीन हो उसमें 3 सब यूनिट, 3 पार्ट्स होते हैं उसके, प्रमोटर रीजन, कोडिंग और टर्मिनेटर, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। प्रमोटर रीजन हमेशा अपस्ट्रीम ऑफ द जीन में प्रेजेंट होगा। अपस्ट्रीम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड ने इंफॉर्मेशन कोड करनी है उसका 5 प्राइम एंड, और जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है उसको नहीं हम कंसिडर कर रहे होते, टेम्पलेट को नहीं, बल्कि नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड होता है वो अपस्ट्रीम कहलाता है जीन की, और उसका जो 3 प्राइम एंड होता है वो कहलाता है डाउनस्ट्रीम। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे यानी अपस्ट्रीम पे हमेशा प्रमोटर रीजन होगा। प्रमोटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है, और इसके पास ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड करवाएंगी। इसकी सीक्वेंसेस को हम नेगेटिव में काउंट करते हैं, जबकि जो मेन जीन का पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस है आरएनए कोडिंग जीनोम में। और टर्मिनेशन रीजन में ऐसी सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं जो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगी या स्टॉप करवाएंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के रेफरेंस से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट के केस में हम बात करते हैं, ये प्रमोटर सीक्वेंस पे जाके क्यों बाइंड करता है। प्रमोटर सीक्वेंस पे एडेनिन थायमिन रिच रीजन्स हैं और उसको ओपन करना, अनजिप करना जरा रिलेटिवली आसान है बाकी हिस्सों की निस्बत, दैट्स व्हाई इट विल बाइंड एट द प्रमोटर साइट। 2 सीक्वेंसेस हैं जो प्रमोटर पे होती हैं, टाटा सीक्वेंसेस और टीटीजीएससी। प्रोकैरियोट में से -35 और -10 कहते हैं, क्यों कि जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो हमेशा माइनस में ही लिखी जाएगी, जबकि जो यूकैरियोट है इसमें -75 और -25 सीक्वेंसेस इनको बोला जाता है। इनकी लोकेशन वेरी करती है कोडिंग से कितनी पहले मौजूद है। और आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं, 1 2 3 सिर्फ यूकैरियोट्स में। 1 बनाती है राइबोसोमल, 2 मैसेंजर और 3 बनाएगी ट्रांसफर आरएनए। प्रोकैरियोट के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए बना रहा होगा, उसमें वो तीनों जो पोर्शंस हैं इसी से बन रहे होंगे, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से।
सबसे पहले जब ये बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज आके, तो सिग्मा फैक्टर रिकॉग्निशन करता है प्रमोटर की और फिर डिटैच हो जाएगा प्रोकैरियोट्स के केस में। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय कोर एंजाइम, जो कि इलोंगेशन प्रोसेस करता है। इलोंगेशन में आपने देखना है कि टेम्पलेट के साथ बाइंडिंग हो रही होती है, ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट के ऊपर चल रही होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन इनकोड होकर जा रही होती है कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए या कोई भी आरएनए इस पे बन रहा होगा और बन के प्रोट्रूड आउट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ले रहा है टेम्पलेट से, दैट मींस कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे हम फर्ज करते हैं गुआनिन है, तो ऊपर आरएनए में साइटोसिन है, कोडिंग में भी साइटोसिन। इधर थायमीन है, ऊपर एडेनिन एडेनिन। इधर एडेनिन है, आरएनए में यूरासिल होगा लेकिन डीएनए के स्ट्रैंड में कोडिंग में थायमीन। तो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, जबकि नॉन कोडिंग को हम जो है वो एंटी सेंस टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी नाम दिया जाता है उसको। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक ये आरएनए एक्सटेंड करते हुए टर्मिनेशन रीजन तक नहीं पहुंचता। जैसे ही आरएनए टर्मिनेशन रीजन तक पहुंचेगा, टर्मिनेशन रीजन में अ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्स, एक जीसी रिच एरिया आता है जो इस प्रोसेस को स्टॉप करवा देता है। क्यों? कि आरएनए, बड़ी ख्वाहिश होती है आरएनए की किसी भी जगह पे वो भी डीएनए की तरह सेल्फ बेस पेयरिंग करके ही सही डबल स्ट्रैंडेड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। जैसे आरएनए टर्मिनेशन रीजन में पहुंचेगा, वहां पे गुआनिन साइटोसिन के ज्यादा होने की वजह से जीसी हेयर पिन डेवलप हो जाएगी, दैट कॉजेस डिटैचमेंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए। इस जीसी हेयर पिन के बाद 4 और मोर यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी बिल्ट होते हैं आरएनए के ऊपर, लेकिन इसके बाद प्रोसेस स्टॉप कर जाएगा। और प्रोकैरियोट में तो यहाँ पे आरएनए बस स्टॉप हो गया और आगे आरएनए अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी प्रोटीन बनाएगा। लेकिन यूकैरियोट में इसको मॉडिफाई किया जाता है दो तरह से। वो ये है कि 5 प्राइम एंड पे कैप लगाई जाती है 7 मिथाइल जीटीपी 5 to 5, और 3 प्राइम एंड पे एक पोली ए टेल मल्टीपल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की टेल ऐड की जाती है, और इससे आरएनए प्रोटेक्टेड हो जाता है। और जब वो आरएनए मूव कर रहा होता है फ्रॉम साइटो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो मीनवाइल फॉस्फेटेजेस या न्यूक्लियसेस उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। लोकेशन अगर इसकी भी देखें तो प्रोकैरियोट में जाहिर है साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए टू आरएनए। लेकिन यूकैरियोट में पहले प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर फाइनल आरएनए स्प्लाइसिंग और एडिशन ऑफ टेल एंड हेड के बाद। टाइम इधर प्रोकैरियोट में कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यूकैरियोट में G1 और G2 फेज में होती है ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम सिग्मा फैक्टर इधर इधर अदर देन सिग्मा फैक्टर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मौजूद होंगे। मेजर एंजाइम पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है, इधर इसके 5 सब यूनिट्स हैं। इधर आरएनए पॉलीमरेज 1 to 3 with 10 to 17 subunits in these enzymes। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर शो की गई है यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आप एक डिफरेंस नोट कर रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद फौरन से जब आगे वो काम करना शुरू कर देगा, यूकैरियोट में पहले स्प्लाइसिंग होती है, दैट इज जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इंट्रॉन्स जो सॉरी एक्सॉन्स, उनको आगे मूव करवाया जाता है। एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस आर एक्सॉन्स, और जो रेड कलर में है ये इंट्रॉन्स हैं, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस। इंट्रॉन इंटरप्टिंग, एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस एक्सॉन्स। एक्सॉन्स को आपस में यूनाइट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। और फिर ये मैसेंजर आरएनए बाकी टाइप्स के आरएनए से मिलके हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी भी एक एनिमेशन देख लेते हैं बेटा। ये सिंपल सी एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको शो किया गया है कि कैसे जो है वो आरएनए प्रोट्रूड कर रहा होता है, वो आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगी। ये जीन की 3 साइट्स शो की गई हैं। एक सबसे पहले जो है वो टर्मिनेशन साइट है, कोडिंग साइट है, और फिर एक साइट पे प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन पे जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है पहले, और फिर कोडिंग रीजन की तरफ मूव करेगा। मीनवाइल ये आरएनए पॉलीमरेज जब इसको अनकॉइल करता है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन बबल बेल्ट हो जाती है। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रही है बेटा इसके अंदर, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जिसमें साथ साथ ऐड हो रहे हैं, वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स प्रोट्रूड करते जाएंगे बाहर अनटिल और अनलेस ये जीन के एंड पे टर्मिनेशन रीजन में पहुंच जाए। और टर्मिनेशन रीजन में पहुंचकर जब जीसी बेस पेयर्स आएंगे तो वो इसको डिटैच करवा देंगे, और सारे का सारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होके आरएनए को वहां पे रिलीज कर देगा।
प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट के केस में ये रिलीज हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। As far as introduction to translation is concerned, translation is a process in which three types of RNA they interact on the surface of ribosomes for the synthesis of protein. इसमें सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए की हम बात कर लेते हैं कि 20 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं, और 20 टाइप्स के ही एक्टिवेटिंग एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड हैं, जो कि है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये नजर आ रहा है एक्टिवेटिंग एंजाइम। सबसे पहले इस येलो कलर के ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अमाइनो एसिड को लोड करके इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और ये एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए तक अपने अमाइनो एसिड्स को, कैरीड अमाइनो एसिड को कैरी करेगा या ट्रांसफर करेगा। हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को 3 स्टेप्स में देखने जा रहे हैं। नंबर 1, इनिशिएशन। इसमें सबसे पहले मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर आके राइबोसोमल आरएनए के थ्रू राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करेगा, और फिर आएगा इनिशिएशन फैक्टर के साथ फर्स्ट अमाइनो एसिड कैरिंग ट्रांसफर आरएनए। फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है मेथियोनिन, प्रोकैरियोट में थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्माइल मेथियोनिन, और इन तीनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद आता है लार्जर सब यूनिट, और लार्जर सब यूनिट जैसे इसको बनता है, कवर करता है, वो सारे कॉम्प्लेक्स को कवर कर लेगा, और एक्सपोज्ड जो स्ट्रक्चर रह जाता है वो रह जाता है मेथियोनिन का। यहाँ पे आपके पास जो एक फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो अटैच नजर आ रहा है। अब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के आते ही 3 साइट्स बिल्ट हो जाएंगी, ए साइट, ई साइट और ई साइट। ए साइट अराइवल साइट है जो 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे अब नए अमाइनो एसिड आएंगे विद हेल्प ऑफ न्यू ट्रांसफर आरएनएस। इलोंगेशन प्रोसेस के दौरान नए ट्रांसफर आरएनएस पहले ए साइट पे आके बाइंड करते हैं, फिर उसी दौरान मूवमेंट के दौरान ही जब ये राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स मूव कर रहा होता है 5 to 3, फर्स्ट अमाइनो एसिड डिटैच होता है, ये देखिए यहाँ से डिटैच हो गया, और सेकंड अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बना ले। ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, और एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए एग्जिट कर जाएगा फ्रॉम द ई साइट। इस तरह से बार बार नए ट्रांसफर आरएनए आते रहेंगे और इलोंगेशन का प्रोसेस होता रहेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। या प्रोटीन की सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो एन प्राइम टू सी प्राइम या एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल इलोंगेशन होती रहेगी। जबकि जब हम टर्मिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो टर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान बिल्कुल लास्ट पे, टर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान ये होता है कि लास्ट में कोई ऐसा कोडान होता है जो यूए, यूएजी या यूजीए का कोई एक कंपोनेंट, जिसे हम स्टॉप कोडान कहते हैं, जेनेटिक कोड में पढ़ा होगा हमने, कि ये स्टॉप कोडान इस पे सिर्फ रिलीज फैक्टर आके बाइंड करता है, और जैसे ही रिलीज फैक्टर बाइंड करता है मीनवाइल प्रोटीन की लेंथ ट्रांसलेट हो चुकी होती है, प्रोटीन बन चुकी होती है, तो ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स डीजेनरेट कर जाएगा, डीग्रेड हो जाएगा। इसको भी दोबारा से एक दफा समराइज करने के लिए हम एक एनिमेशन का सहारा लेंगे। एनिमेशन पे जाने से पहले कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट के, कि दोनों में वैसे लोकेशन तो सेम है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट के केस में अनस्टेबल होता है, यूकैरियोट का स्टेबल है, और टाइम जो है वो प्रोकैरियोट में कंटिन्यूअस, जबकि इधर G1 और G2 ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही। इनिशिएशन कैप डिपेंडेंट है, यहाँ पे कैप डिपेंडेंट भी हो सकते हो, इंडिपेंडेंट भी। 7 मिथाइल जीटीपी की कैप जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 है और फास्टर प्रोसेस है। यूकैरियोट में मल्टीपल है और रिलेटिवली स्लोअर प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। इधर रिलीज फैक्टर 1 है और यूकैरियोट में रिलीज फैक्टर 2 जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसमें हम ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जैसे लार्ज स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, और ट्रांसफर आरएनए, देन मैसेंजर आरएनए और रिलीज फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। पहली स्टेज इनिशिएशन है, सेकंड स्टेज इज टर्म्ड एज इलोंगेशन, एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए जब आता है तो इसके 2 एंड्स नजर आ रहे हैं, एक 5 प्राइम मिथाइलेटेड कैप और 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल वो अटैच नजर आ रही है आपको। ये 2 एंड्स मैसेंजर आरएनए के मौजूद है। सेंट्रल पोर्शन वो है जहाँ पे कोडान्स हैं जिनसे अमाइनो एसिड जो है वो अल्टीमेटली इनकोड होंगे और अमाइनो एसिड बन रहे होंगे। इट्स अबाउट मैसेंजर आरएनए। इनिशिएशन प्रोसेस जब होता है, सबसे पहले आप देखिए मैसेंजर आरएनए बाइंड कर रहे हैं स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स, और इसके कोडान 1 by 1 एक्सपोज होते हैं। पहला कोडान होता है AUG जो कि स्टार्ट कोडान है,
और उसकी कम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान सीक्वेंस आती है UAC, और जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा होगा वो होगा मेथियोनिन। जैसे UAC एंटी कोडान और ये बाइंड करेगा AUG, फर्स्ट कोडान जो मेथियोनिन के लिए होता है, और पहला अमाइनो एसिड यहाँ पे मेथियोनिन आपको इसके साथ अटैच नजर आ रहा है, ये मेथियोनिन। अभी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट और ट्रांसफर आरएनए, और फिर हीरो ऑफ द स्टोरी लार्जर सब यूनिट आ रहा है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को कवर करता है। और फिर 3 साइट्स बन जाती हैं, A, P और E साइट्स। ए साइट 3 प्राइम एंड पे जहाँ पे न्यू ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, और ये शिफ्टिंग के दौरान आप देखें मेथियोनिन जो पहला ट्रांसफर आरएनए कैरी कर रहा था, फर्स्ट अमाइनो एसिड, वो डिटैच होगा और सेकंड फिनाइल एलानिन जो सेकंड अमाइनो एसिड हमारे पास यहाँ पे, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। फिर थर्ड, इसी तरह 1 बाय 1 ये शिफ्टिंग होती रहेगी। इस साइकिल के बाद प्रोटीन की इलोंगेशन होती जाएगी। ये इलोंगेशन उस वक्त तक चलनी है जब तक कोई स्टॉप कोडान ना आ जाए। स्टॉप कोडान 3 हैं, UAA, UGA और UAG। और जैसे ही उनमें से कोई एक स्टॉप कोडान आता है, स्टॉप कोडान के साथ कोई भी ट्रांसफर आरएनए बाइंड नहीं कर सकता, बल्कि स्टॉप कोडान पे आप देखेंगे अभी लास्ट पे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो स्टॉप कोडान पे आके बाइंड करेंगे रिलीज फैक्टर्स। ये हो रही है प्रोटीन इलोंगेशन प्रोसेस, और ये आया स्टॉप कोडान को रिकग्नाइज करते हुए रिलीज फैक्टर, जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिसइंटीग्रेट कर देगा, रिलीज कर देगा, और प्रोटीन्स सिंथेसाइज जो है वो होने के बाद साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। So that was all about introduction about replication, transcription and translation.